तो मेरी डाइविंग की वीडियोस तो आप लोग देखते रहते हैं और उसके ऊपर काफ़ी फीडबैक भी आता है। लेकिन आज की ये वीडियो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ऊपर है, क्योंकि इस वाक़ये का तज़किरा जो है वो कुरान पाक की सूरह अस-सफ़ात में आया है और ये वाक़या जो है ये बाइबल के अंदर भी बुक ऑफ जोना के अंदर मेंशन है। ना मग़रिब के अंदर जब से एक एक साइंटिफिक थॉट मेनस्ट्रीम हुई है, तो इस वाक़ये की जो एक लिटरल इंटरप्रिटेशन है उससे अब एक तरह से अलहदगी इख्तियार की जा रही है और एक ऐसा मजहबी रुझान वजूद में आ रहा है जो इसको एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बजाय एक पैराबल के तौर पे इंटरप्रेट करना चाहता है ताकि वो किसी भी किस्म की साइंटिफिक स्क्रूटनी को अवॉइड करे। और मुसलमानों के अंदर ये रुझान है कि हम इसको मुआवजे के तौर पे बयान करते हैं और जब भी किसी भी चीज़ को मुआवजा करार दे दिया जाता है तो फिर इंसान से ये मुतालबा किया जा रहा होता है कि आप अपनी रैशनल फैकल्टीज़ को सस्पेंड कर दें और जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है आप उसको सरेंडर कर दें। नाउ एज़ अ डाइवर मेरा काफ़ी टाइम जो है वो समंदर के नीचे गुज़रता है और इसी किस्म की मखलूक के साथ बहुत क्लोज़ इंटरैक्शन रहता है। इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं बस इसको एक मुआवज़ा डिक्लेयर करके मैं सफ़ा पलट दूँ और ना ही मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं किताब बंद कर दूँ। क्योंकि जो कुछ भी कुरान पाक की इस आयत में बयान किया जा रहा है, वो मेरे साथ आज भी हो सकता है। इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि ये वाक़या जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये एग्ज़ैक्टली क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है? द वे आई आई अंडरस्टैंड इट। और जो तफ़सीलात मैं बयान करूँगा ये शायद आपने जो है ये किसी जुमे के खुतबे में नहीं सुनी होंगी। नाउ जब भी आज के दौर में इस किस्म का वाक़या होता है कि शार्क अटैक हुआ या किसी भी मरीन लाइफ़ के साथ इस नौइयत का एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि ये कौन-सा जानवर इन्वॉल्व था। और जिस जगह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है यानी इराक का जो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पे 3 बहुत बड़े-बड़े समंदरी जानवर जो है वो कन्वर्ज हो रहे थे। नाउ इन 3 जानवरों में सबसे पहले तो व्हेल शार्क, जो शार्क्स की सबसे बड़ी किस्म है और ये वो शार्क है जिसके साथ मेरा एक दफ़ा बहुत क्लोज़ एनकाउंटर हुआ था और ये हुआ था होंडुरस के अंदर। और होंडुरस में जो आइलैंड है यूटिलाइज़ की पानी के नीचे जो है वो वॉल्स है, यानी स्टीप क्लिफ्स हैं जो बहुत गहरी जाती हैं और ये डाइविंग की बोट जो थी हमारी ये ऊपर थी, इन वॉल्स के ऊपर वो नीचे से व्हेल शार्क आई है और ये बोट जा रही थी और व्हेल शार्क बिल्कुल उसके नीचे आ गई थी और जैसे-जैसे बोट जा रही थी एक टाइम ऐसा आया था कि व्हेल शार्क उसको ऐसे ट्रैक कर रही थी और बोट के ऊपर इतना हंगामा मचा, लोगों ने इतनी चीखें मारी, शोर मचाया क्योंकि ये शार्क जो थी इतनी बड़ी थी कि इसकी टेल जो थी ये पीछे थी बोट के और इसका सर जो था वो आगे था। तो आधी अवाम जो थी वो पीछे भागी है ताकि वो जो है वो इसकी दुम की तस्वीर बनाए और बाकी लोग जो थे वो आगे जमा हो गए थे। ना उस वक़्त मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं गियर अप करूँ बिकॉज़ बाय द टाइम आप अपने टैंक्स पहनते हैं और आप गियर अप होते हैं तो चले जाना था इसने। तो मैंने जो था वो कैमरा लेके बगैर डाइविंग गियर पहने हुए साइड से छलांग मार दी थी और उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। ना ये शार्क्स जो ये नुकसान नहीं पहुँचाती, काटने वाली शार्क नहीं है ये, लेकिन साइज़ में ये बहुत बड़ी होती है। तो इस वीडियो की यू हैव टू एक्सक्यूज़ द क्वालिटी ऑफ द फुटेज क्योंकि ये जो है ये पुरानी वीडियो है। लेकिन जो व्हेल शार्क इसके अंदर नज़र आ रही है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 45 फीट 40 फुट की तो होगी क्योंकि बोट जो थी उसका साइज़ था 20 फुट का और उसकी दुम यहाँ थी और उसका सर यहाँ था, तो जब आप वो फैक्टर करते तो ये 40 फुट से ज़्यादा की थी। और जिस इलाके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है वहाँ पे व्हेल शार्क आती है। लेकिन उस इलाके में व्हेल शार्क के अलावा भी 2 बड़े जानवर आते हैं और उसमें से एक है फिन व्हेल। नाउ फिन व्हेल जो है ये वेल्स में ब्लू व्हेल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी व्हेल है और ये व्हेल जो है ये व्हेल शार्क से डबल होती है साइज में। यानी व्हेल शार्क जो इसकी मैं बना रहा था वीडियो,
ये तकरीबन 40 फुट की होती है, ये 45 फीट आमतौर पे, जबकि फिन वेल्स जो है वो 85 फीट की होती है और ये भी उस इलाके के अंदर कन्वर्ज होती है। और तीसरा जो बहुत बड़ा जानवर वहां पे आता है वो है स्पर्म वेल। ना स्पर्म वेल जो है वो वेल्स में बहुत बड़ी नहीं है, यानी वी आर टॉकिंग वेल साइजेस है, वो उसका वही साइज है जो वेल शार्क का होता है, और ये भी उसी इलाके के अंदर आती है। ना ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में इन तीनों में से कौन-सा जानवर इन्वॉल्व था, सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना होगा कि उनकी जो सी राउट थी वो क्या थी? यानी वो जो ये समुद्री सफ़र कर रहे थे वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और उसके बाद हम उस राउट को देख के ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कौन-सा जानवर था। ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हमें ये मालूम है कि उनको जो है वो आसिरियन कैपिटल निनवा की तरफ भेजा गया था तबलीग करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ की आवाम से नाराज़ हुए, तो उसके बाद वो कहाँ जा रहे थे, ये जो है ये तफ़सीलात हमें किसी इस्लामिक सोर्स में नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम जूडियो क्रिश्चियन सोर्सेस को जो है वो कंसल्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो निनवा के शहर को छोड़ के पोर्ट जोपा गए थे, जो मॉडर्न जफ़ा है, और वहाँ से जो है वो एक शिप के अंदर सवार हुए थे, और उनका जो डेस्टिनेशन पोर्ट था वो कहलाता था तारशीश। अब तारशीश किधर है आज? ये बिब्लिकल आर्कियोलॉजी जो है ये पॉइंट आउट नहीं कर पाई है। इसके बारे में सिर्फ हमें ये पता है कि ये वो जगह थी जहाँ से जो है वो बहुत कीमती मिनरल्स जो थे वो इंपोर्ट किए जाते थे, और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो है वो तमाम लोकेशंस पॉइंट आउट की हैं जहाँ पे जो है वो कीमती मिनरल्स निकाले जाते हैं। और उसमें 3 मोस्ट लाइकली लोकेशंस जो है वो, एक तो टर्की है, टर्की की जगह टारसस, दूसरा जो है वो कादित है जो स्पेन में है, और तीसरा सार्डिना आइलैंड जो है जो इटली में है। लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है ये हमें मालूम नहीं है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, इससे हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो सी राउट था वो मेडिटरेनियन को क्रॉस कर रहा था, वो पर्शियन गल्फ को क्रॉस नहीं कर रहा था। और इसकी वजह से जो है जिस जानवर का कुरान पाक में जिक्र है वो फिर वेल शार्क नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वेल शार्क का हैबिटेट है वो पर्शियन गल्फ है, वो मेडिटरेनियन नहीं है। एंड दैट लीव्स अस विद टू कैंडिडेट्स, जिसमें कि एक तो है फिन वेल जो 85 फीट की है, और दूसरी जो है स्पर्म वेल जो उससे आधे साइज की है तकरीबन। नाउ फिन वेल्स जो हैं ये ब्लू वेल के बाद सबसे बड़ी वेल है, और ये जो है ये 85 फीट की है, यानी वेल शार्क से डबल द साइज। और ये जो स्पीशीज होती है जिनको बैलीन वेल्स कहा जाता है, इनके साथ इट इज़ नॉट अनकॉमन कि ये जो है, आई वोंट से अनकॉमन, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि ये इंसानों को मुंह में ले लेती है। और इस किस्म का वाकया जो था ये एक डाइवर के साथ हुआ था जिसका नाम है माइकल पैकेट। और आप माइकल पैकेट को गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी थी ये न्यूज़ में कवर हुई थी, और इस डाइवर को जो है वो आई थिंक हम्पबैक व्हेल ने मुंह में ले लिया था, और ये मुंह में बंद रहा था थोड़ी देर, और इसने मुक्के-वुक्के चलाए और उसके बाद व्हेल ने इसको जो है वो थूक दिया था। और इसी तरह का एक केस जो है वो लाइव फुटेज जो है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें कि कश्ती समेत कयाकर को जो है वो हम्पबैक व्हेल ने मुँह में लेके वो नीचे ले गई थी, और उसके बाद उसने छोड़ दिया था। और उस कयाकर का नाम था एड्रियन सिमैनकस। तो ये केसेस जो हैं कि जी कोई ट्रायथलीट है उसको हम्पबैक ने मुँह में भी ले लिया, ये चीज़ें जो है ये आज भी होती हैं। लेकिन इन एवरी सच केस ये व्हेल्स जो होती है ये कभी भी निगलती नहीं है डाइवर्स को। और उसकी वजह ये है कि अगर आप इनका फीडिंग मैकेनिज्म स्टडी करें तो इनके मुंह बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनके हलक बहुत छोटे होते हैं। तो अगर फिन व्हेल का जो है वो एसोफेगस देखा जाए तो उसका एसोफेगस का रेडियस जो होगा वो कुछ इतना होगा, इतना सा, और ये स्ट्रेच कर जाएगा 30 फीट, सॉरी 30% स्ट्रेच हो जाता है ये। तो इतनी सी जगह में से जो है वो किसी भी इंसान का गुजरना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से ये बिलीव करना कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो यू नो
ही वुड बेसिकली हैव टू पास एन ओपनिंग दैट इज दिस साइज, और उनको काफी अंदर जाना होगा पेट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसी बात हुई हुई आपसे कहे कि यार वो फलाना आदमी जो था वो नलके में जाके फंस गया था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें पता है कि उस जानवर का फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो बनाया ही इस वजह से गया है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया उसके साथ नहीं हो। एंड दैट लीव्स अस विद द थर्ड कैंडिडेट, एंड पर्सनली आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि जिस जानवर का कुरान पाक में जिक्र है वो है स्पर्म व्हेल। नाउ ये स्पर्म व्हेल कैसा जानवर है? इसको हम लोगों ने जो है वो डोमिनिका में ट्रैक करने की कोशिश की थी, और कोई 10-12 डाइव्स लगाई थी डोमिनिका में कि स्पर्म व्हेल जो है उससे कोई ऐसा एनकाउंटर हो कि उसकी फुटेज शूट कर ली जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन कैरिबियन में डोमिनिका जो है वहां पे ये स्पर्म व्हेल्स आती है। अब स्पर्म व्हेल जो है वो अनलाइक अ फिन व्हेल, उसके दांत होते हैं और वो शिकार करने वाले दांत होते हैं। और ये जो व्हेल है ये 7,000 फुट नीचे डाइव करती है, यानी ये पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती, लाइक एनी अदर वे। तो ये जो है ये सांस लेने के बाद उसके बाद ये नीचे जाएगी, और 7,000 फुट नीचे जाके जो है ये वहां से जाइंट स्क्विड्स को मुंह में लेके ऊपर आएगी। और जाइंट स्क्विड्स जो है वो इतना बड़ा जानवर, उसको ये चीर के चबा के जो है ये खा लेती है। नो, डाइविंग में दे आर नॉट अ थ्रेट, और इनके बहुत करीब जाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जिस डेप्थ में हमारा इनसे एनकाउंटर होता है इन वेल्स से, उसमें ये अग्रेसिव नहीं होती है। ये अपनी खुराक के लिए इतना नीचे जा रही होती हैं कि वी आर नॉट एनकाउंटरिंग देम इन दैट डेप्थ रेंज, और इस वजह से जो है वो इनके काफी करीब जाया जा सकता है। साइज में ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि फिन वेल है, लेकिन इसका हलक जो है वो एग्जैक्टली वो साइज है कि 2 फुट की चीज उसके थ्रू गुजर सकती है। यानी एक इंसान की जो शोल्डर विड्थ है वो स्पर्म वेल के एसोफेगस में जो है वो जा सकती है। और इस वजह से ये जो है ये, हालांकि इंसान इसकी खुराक नहीं है, लेकिन इट इज एनाटॉमिकली केपेबल कि ये वो सब कुछ करें जिसका कि कुरान पाक में जिक्र है। नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट आमतौर पे ये वेल्स जो है ये इंसानों की जानिब अग्रेसिव नहीं होती है, और उसकी वजह ये है कि ना तो हम उसकी खुराक है और ना ही उस डेप्थ रेंज में हमारा इनसे एनकाउंटर हो रहा है जिसमें ये शिकार करती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर ये अग्रेसिव हो जाती है, और ऐसी भी केसेस हैं जिसमें इसने कश्ती को जाके बम्प किया है। और वो मोर और लेस वही सिचुएशन है जिसका कि कुरान पाक की आयत में जिक्र हो रहा है, और वो ये कि व्हेन इट इज प्रोवोक्ड। अब जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी शिप में जा रहे थे, तो उस पे से कार्गो पहले फेंका गया होगा, इससे पहले कि इंसान को फेंके वो वजन कम करने के लिए उन्होंने कार्गो फेंका होगा। और उसके जो स्प्लैशेस हैं वो वेल के लिए एक तरह से प्रोवोकेटिव गेस्चर है, और वो जो स्प्लैशेस हैं उन्होंने इसको उस डेप्थ में अग्रेसिव कर दिया होगा जिसमें आमतौर पे ये अग्रेसिव नहीं होती है। और उसके बाद इसने जो है वो स्प्लैशेस को जो है वो अटैक किया। नाउ ऑब्वियसली वन ऑफ दो स्प्लैशेस वाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो इसने जो है वो उनको मुंह में ले लिया है और वो इसकी इसोफेगस के अंदर चले गए हैं। नाउ स्पर्म वेल की जो एसोफेगस है ये इसके स्टमक में जाती है, और इसका जो स्टमक है वो 4 चेम्बर्स हैं उसके, और चबाने का अमल जो है वो इसके स्टमक में हो रहा होता है। यानी उसका जो पहला चेम्बर है उसके स्टमक का, वो जो है वो क्रश करता है खाने को, पिचकता है, और सिवियर मस्कुलर कंट्रैक्शंस होते हैं। तो यानी इसके जो दांत होते हैं वो सिर्फ चीरने के दांत होते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े चंक्स स्वॉलो करेगा जो इसके पेट में जाके पिचके जाएंगे पहले चेम्बर के अंदर। ना जब वो पिचक जाएंगे तो उनको पुश किया जाएगा सेकंड चेम्बर में, और वहां पे जो होगा ये एसिड के अंदर इसका खाना पड़ा रहेगा, और उसमें एसिड में वो डाइल्यूट होता जाएगा, और उसके बाद वो तीसरे चेम्बर में पुश कर दिया जाएगा जहां से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए वो तीसरे चेम्बर में से अब्जॉर्ब हो जाएंगी। और उसके बाद चौथा वो चेम्बर है जिससे जाके वो सब चीज़ें जो खारिज हो जाएंगी।
तो अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो स्लाइड करते हुए उसके पहले चेंबर में चले जाते तो फिर इंसान नहीं बच सकता। क्योंकि वहाँ पे जो है वो क्रशिंग का अमल हो रहा होता है, वहाँ पे जो है वो खाना कुचला जा रहा होता है। लेकिन इट सीम्स कि वो जो थे वो अ, एसोफेगस क्लियर नहीं कर पाए और वो बीच में जाके फँस गए। और जिस जगह पे वो फँसे होंगे ये उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ वो चक्की चल रही है। है ना? नाउ एसोफेगस में फँसना ये कैसा होगा? एक तो ये कि बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होंगे और दूसरा ये कि इसकी जो एसोफेगस है वो कोई बहुत स्लिपरी ट्यूब नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा मस्कुलर और वेवी स्ट्रक्चर है जो बड़ा रिजिड है, बड़ा हार्ड है। यानी ये जो है ये डिश वॉशिंग का स्पंज है तो इसकी जो सख्त साइड है, जो एक तरह से खुरदुरे रेगमाल की तरह है, इसका जो एसोफेगस का इंटीरियर वॉल्स हैं वो कुछ इस तरह की चीज़ हैं जो वेव्स में हैं। तो उसके अंदर फँसना जो है वो बिल्कुल ऐसे होगा कि पहले एसोफेगस आपको पुश करेगी टुवर्ड्स द स्टमक जहाँ पे वो चक्की चल रही है। लेकिन आप पास नहीं कर सकते उससे क्योंकि वो एसोफेगस वहाँ नैरो हो जाती है। तो उसके बाद एसोफेगस आगे पुश करेगी। लेकिन वो पुश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि एसोफेगस क्लियर हो जाए क्योंकि वो काफ़ी लंबी है। और उसके बाद वो एसोफेगस जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आपको दोबारा पुश करेंगे। और ये अमल जो है ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपकी जिल्द के ऊपर जो है वो रेगमाल रिगड़े। और ऑब्वियसली वहाँ डाइजेस्टिव एसिड्स होंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपकी जिल्द पे रेगमाल रिगड़ने के बाद जो है वो उस पे तेज़ाब छिड़का है। तो ये वो फिनोमेना है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने व्हेल के पेट में एक्सपीरियंस किया होगा। ना इस दौरान जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये जो है ये यानी एक तरफ उन्होंने अपने गुनाहों की तौबा की है और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ की है। और इस दुआ के बारे में ये कहा जाता है, मैं चाहूँगा कि जो मज़हबी मिज़ाज के लोग हैं वो इसकी फ़ज़ीलत बयान करें, इट्स नॉट माय जॉब बट एज़ अ पासिंग रेफ़रेंस इस दुआ के बारे में कहा जाता है कि जब ये दुआ माँगी जाती है तो फिर वो जो मुसीबत होती है वो आपको मज़ीद कंटेन नहीं कर पाती और जिस भी मुसीबत में इंसान होता है उसको उगल दिया जाता है। नाउ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एसोफेगस के अंदर उन्होंने बड़े पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपीरियंस किए होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो व्हेल के साथ क्या हो रहा होगा। नाउ इस वक़्त व्हेल जो होगी वो एक ऐसा फिनोमेना एक्सपीरियंस करेगी जिसे कहा जाता है फेटल एस्पिरेशन। इन अदर वर्ड्स वो व्हेल अब साँस नहीं ले सकती और क्योंकि डाइव करने के लिए सबसे पहले उसको साँस लेनी होती है, इस वजह से अगर ये साँस नहीं लेगी तो ये डाइव भी नहीं करेगी क्योंकि उसके जो हलक में जो है वो एक चीज़ फँस गई है। अब जब इंसानों के अंदर फेटल एस्पिरेशन होती है और आप अपने खाने के ऊपर चो करना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी मर जाता है आदमी। इसी वजह से जो है वो आपको पीछे जाके उनको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन स्पर्म व्हेल्स आर नॉट लाइक दैट। ये जो है इसकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज़ 90 मिनट्स। तो यानी कि अगर 7000 फुट नीचे जाती है तो ये 1.5 घंटे तक अपनी साँस रोक सकती है। और इसका मतलब ये है कि जब इस व्हेल के अंदर ब्लॉकेज होगी फेटल एस्पिरेशन होगा तो 1.5 घंटे तक जो है वो इसने स्ट्रगल करना है लेकिन ये मरेगी नहीं। और ये वो टाइम होगा जिसमें वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक्सपीरियंस किए होंगे वो बहुत पावरफुल और बहुत तकलीफ दे होंगे। लेकिन जैसे-जैसे वो उस पॉइंट पे जा रही है जिसमें उसका दम घुट के वो ख़त्म हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो कमज़ोर होते जाएँगे। और जैसे-जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ माँगी है वो कॉन्ट्रैक्शंस जो थे वो कमज़ोर होते गए और वो लेस फ्रीक्वेंट होते गए। और उसके बाद एक ऐसी कैफ़ियत हो गई जिसमें कि ये कॉन्ट्रैक्शंस जो थे वो बहुत थोड़ी देर के बाद एक झटका आएगा उसके बाद वो स्लाइड करके वापस आ जाएगी। फिर एक झटका आएगा जिसके बाद वो स्लाइड करके राइट ना? और ये चीज़ लेस फ्रीक्वेंट होती चली जाएगी अप टू द पॉइंट कि फिर ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ये आना बंद हो जाएँगे और वो व्हेल जो है वो मर गई होगी। ना अक्सर इस किस्म के जानवर जो हैं वो फेटल एस्पिरेशन के बाद मर जाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मरने के बाद उनका जो जिस्म होता है वो कुछ ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करता है जो उन जानवरों को पॉजिटिवली बॉयंट बना देती हैं।
और उसके बाद वो एक मुर्दार हालत में वो लाश जो होती है वो समंदर के ऊपर तैर रही होती है। और उस प्रोसेस ने जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को स्पर्म व्हेल के एसोफेगस में ज़िंदा रखा है। ना उसके बाद क्या होता है, व्हेल फॉल, यानी व्हेल फॉल जो है ये वो अमल है जिसमें वो व्हेल जो होती है वो डूबती है और उसके बाद वो समंदर की तह में जाके बैठ जाती है और वो एक इकोसिस्टम बन जाती है उसकी लाश। और व्हेल फॉल जो है उसमें क्या होता है कि जी जो गैसेस उसको पॉजिटिवली बॉयड बना रही होती हैं वो खारिज हो जाती हैं और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। नाउ इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह से वाटर लॉगिंग होनी है, जिस जगह से पानी भरना है उसके पेट में, उस जगह के ऊपर ब्लॉकेज हुई हुई है। उस जगह के ऊपर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फँसे हुए हैं और उसके नतीजे में एक ऐसी व्हेल की लाश जो है वो समंदर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है, जो डूबना नहीं चाह रही है। डूबने का मैकेनिज़्म उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। नाउ एग्ज़ैक्टली कितने दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो एक मरी हुई व्हेल की एसोफेगस में ट्रैप होके सरफेस पे फ्लोट करते रहे, इसका कोई सॉलिड अकाउंट नहीं है। कुछ रिवायत ऐसी हैं जिसमें कहा जाता है कि 40 दिन तक वो जो थे वो तैरते रहे थे इस तरह से, राइट है। कुछ रिवायात जो है वो कहती हैं कि वो 3 दिन थे और पर्सनली जो कम दौरानिये की रिवायात हैं वो दे आर मोर बिलीवेबल और उसकी वजह ये है कि समंदर ने लाके इस व्हेल की लाश को किनारे के ऊपर छोड़ दिया था। अब उल्टी करना जो है वो स्पर्म व्हेल के फीडिंग मैकेनिज्म का एक बहुत फंडामेंटल हिस्सा रहता है एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो है ये उल्टी मरने के बाद हुई हो। इन अदर वर्ड्स जो स्पैज़म्स और कॉन्ट्रैक्शंस है वो लाश को आते रहते हैं। बट फ्रॉम द टाइम मौत वाक़ई हुई है टू द टाइम उसको जो है वो ये उल्टियाँ उसके मुँह से चीज़ें निकलेंगी, ये टाइम 40 दिन नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी शॉर्टर देन दैट एंड दैट्स व्हाई वो 3 दिन का टाइम जो है, विथिन दैट 3 दिन टे टाइम फ्रेम वो ज़्यादा बिलीवेबल है। और उसके बाद जो है, वो जब ये लाश जो थी व्हेल की, ये किनारे पे पड़ी हुई थी, तो इसमें से फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, वो निकले हैं। अब कुरान पाक के अंदर एक पौधे का ज़िक्र आया है कि अल्लाह ताला ने जो है, वो एक दरख़्त जो था, वो वहाँ पे पैदा कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि इस दरख़्त की जो इंटरप्रिटेशन है, वो उसमें अक्सर उलेमा जो हैं, उनसे गलती हुई है। डॉक्टर इसरार अहमद भी उसको एक खाने का दरख़्त बयान करते हैं और ज़्यादातर उलेमा जो है वो उसको एक फूड सोर्स के तौर पे इंटरप्रेट करते हैं। जबकि अगर एक इंसान व्हेल के हलक में से निकलेगा तो जो यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विथ, यानी आपका पहला रिएक्शन ये नहीं होगा कि मैं इसको एक प्लेट बिरयानी खिला दूँ, बल्कि आपका पहला रिएक्शन ये होगा कि मैंने इसको फर्स्ट एड देनी है। और उन हालात में फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड की जाएगी? अगर एक इंसान की खाल जो है वो लिटरली उधड़ गई है और वो जो है वो झुलस गई है, तो जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो आप उसको बैंडेज करेंगे और जो बैंडेज इस्तेमाल की जाएगी वो एल्जिनेट होगी। और एल्जिनेट जो है वो एल्गी से पैदा होती है, यानी वो समुद्री पौधा होता है जो लपेटा जाता है जिस्म के ऊपर। नाउ टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, वो जो पौधे का ज़िक्र किया जा रहा है कुरान पाक के अंदर, ये केल्प, और केल्प जो है ये एक ऐसा समंदरी पौधा है जिसकी के बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी इसको अगर आप किसी के ज़ख़्म के ऊपर लपेट दें तो वो ज़ख़्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये अक्सर कैलिफ़ोर्निया में जो है वो बाकायदा केल्प के जंगल हैं, बड़े-बड़े समुद्र के नीचे दरख्त हैं। और जब इसकी शाखें जो होती हैं वो बड़े सॉफ्ट किस्म की होती हैं, वो अगर साहिल समंदर पे आ जाती हैं तो ये डाइवर जो होती हैं उलझ के गिरते हैं उसमें और ये लिपट जाती हैं, और जब ये लिपट जाती हैं तो इनसे पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं होता है। लेकिन ये जो है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेरे अंदाज़े के मुताबिक कुरान पाक में जिस पौधे का ज़िक्र किया गया है वो ये वाला पौधा है, फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़, नॉट फॉर ओरल कंज़म्पशन। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो थोड़े ठीक हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो मरी हुई व्हेल थी, उसका एक दाँत जो था वो उन्होंने निकाल लिया, और वो दाँत जो था वो उन्होंने अपने पास रखा है एक तरह से अल्लाह ताला की रहमत की निशानी के तौर पे।
और उन्होंने उस दात से जो है उसको तबलीग के तौर पे भी इस्तेमाल किया है कि लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। जब तक वो ज़िंदा रहे हैं तो जुडेओ क्रिश्चियन सोर्सेज़ ये कहती हैं कि लोग आते थे, वो दाँत देखते थे, ठीक है ना? क्योंकि वो एक तरह से लोगों के नज़दीक वो मिरेकल था। और उसके बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है, तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दफ़नाया गया है, तो वो वेल मछली का दाँत जो था, वो उनके साथ रख दिया गया था। और शुरू में उनका जो मज़ार था, जिस जगह पे उनको दफ़नाया गया, उसकी कस्टोडियनशिप जो थी, वो जूस ने की थी, बनी इज़राइल ने। और उसके बाद जो था वो क्रिश्चियनिटी आ गई, तो क्रिश्चियंस जो थे उनके नज़दीक भी वो जगह जो थी वो एक मुक़द्दस रही थी। और उसके बाद जो है वो मुसलमानों के पास वो आ गई है। और सेंचुरीज़ तक मुसलमानों ने जो है वो उस जगह को प्रोटेक्ट किया है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुक़ाम था। लेकिन सन 2014 के अंदर जो है वो इराक़ में आइसिस, दाइश जो थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और दाइश ने टेक ओवर करने के बाद जो है वो मुसलमानों के बहुत से मुक़द्दस मुक़ामात जो थे उनको डिमोलिश किया। इन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की मस्जिद को भी शहीद किया और इन्होंने जो था वो और उसी स्पिरिट के अंदर इन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मज़ार था और वो जो मस्जिद थी उसको भी इन्होंने वो जो मज़ार था उसको डिमोलिश किया। और सन 2014 के बाद वो जो दाँत था वो एग्ज़ैक्टली किधर गया? लाइक आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट कि किसी को पता नहीं है कि वो दाँत जो है वो आज कहाँ है। और स्पिरिचुअली इसकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो दाँत जो है वो एक तरह से अल्लाह ताला की माफ़ी की गारंटी है और उस दाँत का दुनिया से ऐसे गायब हो जाना वो स्पिरिचुअली इंटरप्रेट किया जा सकता है जैसे अल्लाह ताला ने माफ़ी की गारंटी जो है वो वापस ले ली हो। आई डोंट नो अबाउट दैट, इस पे जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो उलेमा है वो ज़्यादा इस पे बात करें इसका राइट। लेकिन ये दाँत का होना भी इस बात को कंफर्म करता है कि जिस जानवर का ज़िक्र है वो स्पर्म व्हेल है। क्योंकि बाकी जो 2 है कैंडिडेट्स फिन व्हेल और व्हेल शार्क इनके दाँत नहीं होते हैं। मेरे पैरों का नीचे ज़मीन अब नहीं है जो कर